गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी मित्रों का आज की इस मुलाकात पे, चर्चा में। सभी मित्र आ जाइए भैया। आज जो हमारी बातचीत हो रही है वो पार्टनरशिप अधिनियम पर हमारी जो चर्चा शुरू हुई थी उसी को हम आगे बढ़ा रहे हैं। पिछली मुलाकात में इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अंतर्गत जो 1932 का अधिनियम है उसके अंतर्गत हमने ये देखा था। अभी तक हमारी जो बातचीत हो चुकी है उसमें ये चर्चा हो चुकी है कि पार्टनरशिप क्या होती है, पार्टनरशिप में पार्टनर क्या होते हैं, पार्टनरशिप क्या होती है, पार्टनरशिप फर्म क्या होता है, इसके अलावा पार्टनरशिप के फीचर्स क्या क्या होते हैं, इस पर हम लोगों ने बातचीत कर ली है। कल की मुलाकात में हम लोगों ने बातचीत जो की थी उसमें हमने देखा था कि पार्टनर्स का एक दूसरे के साथ क्या रिलेशनशिप होता है, मतलब लीगल बाइंडिंग उनकी कैसी होती है एक पार्टनरशिप फर्म में। आज हम देखेंगे पार्टनर्स का थर्ड पार्टी के साथ क्या रिलेशनशिप होता है, उस पर हमारी चर्चा होगी। मैं विधिवत आपसे बातचीत कर रहा हूँ, लगभग लगभग सारे टॉपिक आपके पूरे पूरे कवर किए जा रहे हैं यहाँ से। तो बहुत इत्मीनान से आप इसको देखते चलिए, ये आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट क्लास है। देखिए, थर्ड पार्टी का मतलब क्या होता है पहले तो हम इसको समझ लें। पार्टनरशिप के लिए थर्ड पार्टी का मतलब होता है वह व्यक्ति जो उस फर्म का पार्टनर नहीं है। मतलब पार्टनर के अलावा जो भी व्यक्ति बाहर के हैं वो उनके लिए थर्ड पार्टी माने जाएंगे। ठीक है। अब इन थर्ड पार्टी से क्या रिलेशनशिप होता है पार्टनर्स का, जैसे मान लेते हैं एक पार्टनरशिप फर्म है जिसमें चार पार्टनर ABCD। आपने पिछली मुलाकात में देखा कि पार्टनरशिप फर्म के लिए कम से कम दो पार्टनर का होना आवश्यक है। दो पार्टनर से कम अगर पार्टनर हो जाते तो पार्टनरशिप फर्म समाप्त हो जाती, डिसॉल्व हो जाती। तो कम से कम दो पार्टनर का होना जरूरी है। मान लेते हैं एग्जांपल के लिए पार्टनरशिप फर्म है जिसमें चार पार्टनर है। अब इन चार पार्टनर के अलावा जो आउटर वर्ड है वो सब इसके लिए क्या है भैया, थर्ड पार्टी है। अब इन आउटर वर्ड्स के लिए थर्ड पार्टी का क्या रिलेशन होता है, यानी एक पार्टनर अपने पार्टनरशिप फर्म से बाहर अगर ट्रेड कर रहा है, मतलब किसी थर्ड पार्टी से अगर वो ट्रेड कर रहा है, कोई डीलिंग कर रहा है, तो उस समय उसकी लीगल बाइंडिंग क्या क्या होती है, वो क्या क्या कर सकता है, क्या क्या नहीं कर सकता है, यही बताता है थर्ड पार्टी के साथ क्या पार्टनरशिप का रिलेशन होगा। ठीक हो गई जितनी बात। चलिए अब देखते हैं सबसे पहले कि पार्टनरशिप की इंप्लाइड अथॉरिटीज क्या क्या होती हैं। इंप्लाइड अथॉरिटी का मतलब समझिए। देखिए, हम लोगों ने पिछले वैसे कई बार ये चर्चा की है कि एक्सप्रेस का मतलब क्या होता है, इंप्लाइड का मतलब क्या होता है। एक्सप्रेस का मतलब होता है जो एक्सप्रेस किया गया हो, या तो ओरली या तो रिटर्न। कोई भी चीज अगर मैंने आपको या तो रिटर्न दे दी है या तो मैंने ओरली आपको बताई है, तो इसका मतलब वो एक्सप्रेस्ड है, वो एक्सप्रेस किया गया है। जैसे कोई कॉन्ट्रैक्ट अगर रिटर्न हो रहा है तो भी और ओरल हो रहा है तो भी, मतलब उसको एक्सप्रेस किया गया है। सारी टर्म्स एंड कंडीशंस आपको या तो बोल के बताई गई या तो लिख के बताई गई। तो वो कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। इंप्लाइड का मतलब होता है जो ना तो लिखा गया है ना तो बोला गया है, वो व्यवहारिक रूप से सही माना जाएगा। मतलब यह है कि भले ही वो लिखा गया है या नहीं बोला गया है, उसको आप लीगली इन्फोर्स कर सकते हैं। मतलब जैसे एग्जांपल के तौर पर, जैसे मैंने आपसे बताया कि जैसे मान लो मैं एक फोन लेने गया, अगर मैं एक फोन लेने जा रहा हूं तो फोन बात करने के लिए आ जाता है, इसमें कोई लिखे होने की बोले जाने की जरूरत तो नहीं। अब पता चला कल को मेरा फोन काम नहीं कर रहा है और मैं दुकानदार के पास गया, मैंने शॉपकीपर से कहा कि भैया ये फोन मैंने लिया, इससे मैं बातें नहीं कर पा रहा हूं, ना तो फोन आ रहा है ना तो फोन जा रहा है। तो वो ये नहीं मुझसे कह सकता कि आपने मुझसे एक फोन मांगा था, आपने ये सब थोड़ी मुझे कहा था कि मुझे बात करनी है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। चाहे ये बात लिखी हो चाहे ये बात ना लिखी हो, ये इंप्लाइड कंडीशन है कि मैं जिस चीज के लिए ले रहा हूं उसकी वो क्वालिटी होनी चाहिए, उसमें वो चीज होनी चाहिए, उसमें वो फंक्शन होना चाहिए, उसमें वो क्वालिटी होनी चाहिए, चाहे ये लिखा हो चाहे ना लिखा हो। इसको हम इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। इंप्लाइड का मतलब होता है जो लिखित या ओरल नहीं है, मौखिक या ओरल, मौखिक या रिटन दोनों रूप में नहीं है, वो उसे इंप्लाइड यानी व्यवहारिक रूप से लागू किया गया है और उस पर हम उसके मामले पर कोर्ट में जा सकते हैं। तो इंप्लाइड अथॉरिटी का मतलब क्या है, एक ऐसी अथॉरिटी जो भले ही चाहे लिखी गई हो चाहे ना लिखी गई हो, ये अथॉरिटी पार्टनर्स के पास होगी, वो इसे लीगली कर सकता है। क्या क्या कर सकता है ध्यान से समझिएगा पार्टनर, एक एक बात को ध्यान से सुनते चलना। पहला, सेलिंग द ग्रोसरीज टू द क्लाइंट्स ऑफ द फर्म। देखिए, फर्म के नाम पर ही पार्टनर काम करते हैं। पिछली मुलाकात में आपने पढ़ा कि पार्टनर्स अपनी पार्टनरशिप फर्म में एजेंट भी होते हैं, प्रिंसिपल भी होते हैं, वो अपने बिजनेस के मालिक भी होते हैं, उस पार्टनरशिप के प्रिंसिपल भी होते हैं और साथ ही साथ वो अपनी फर्म को रिप्रेजेंट भी करते हैं थर्ड पार्टी के सामने। एक पार्टनर का किया गया एक्ट बाकी सारे पार्टनर्स पर बाइंडिंग होता है, क्योंकि बाकी सारे पार्टनर्स को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, बाकी सारे पार्टनर का वो एजेंट भी बना हुआ है, के रूप में काम कर रहा है। तो एक पार्टनर जो है फर्म के नाम पर नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में फर्म की ग्रोसरीज, फर्म के आर्टिकल्स को बेच सकता है। नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में उसके पास इंप्लाइड अथॉरिटी है। दूसरा क्या कर सकता है, रिसीविंग रीपेमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ द डेट ऑफ द फर्म एंड गिविंग रिसीट्स फॉर देम। नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में एक पार्टनर फर्म के नाम पर उनका कोई पेमेंट रिसीव कर सकता है, क्योंकि वो फर्म के लिए ही काम कर रहा है। कोई पेमेंट रिसीव कर सकता है, उसकी रिसिप्ट उसे दे सकता है, ये उसके पास अधिकार है। वो किसी भी अकाउंट को सेट कर सकता है किसी स्टेक होल्डर के साथ जो भी उस बिजनेस में इन्वॉल्व है, चाहे वो सर्वेंट हो चाहे बिजनेस में कोई भी व्यक्ति इन्वॉल्व हो, वो अकाउंट सेटल कर सकते हैं। तो सेटलिंग अकाउंट विद द स्टेक होल्डर्स ऑफ द फर्म एंगेजिंग सर्वेंट टू हेल्प इन द बिजनेस। नेक्स्ट है बोरोइंग मनी ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म। फर्म के बिजनेस के लिए, फर्म के बिहाफ पर, फर्म के काम के लिए उसके पास ये अधिकार है कि वो बिजनेस कर सकता है, वो बोरो कर सकता है, पैसा उधार ले सकता है बिजनेस के लिए। थर्ड पार्टी के साथ ये रिलेशनशिप कैसे स्टैब्लिश हो रहा है, कैसे स्टैब्लिश हो रहा है इसको समझो।
इसके पास ये अधिकार है, एक इंप्लाइड अथॉरिटी है कि ये फर्म के बिजनेस के लिए बोरो कर सकता है। बोरो किससे करेगा? थर्ड पार्टी से बोरो करेगा। तो अगर इसने थर्ड पार्टी से बोरो किया है और बिजनेस के लिए फर्म के बिहाफ पर ही बोरो कर रहा है, फर्म के लिए बोरो कर रहा है, तो सारे पार्टनर्स इसके लिए बाइंडिंग होंगे। तो जिस थर्ड पार्टी से इसने बोरो किया है फर्म के बिहाफ पर नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में, उसके लिए सारे के सारे पार्टनर लाइबल होंगे, यानी अगर उसको ऋण वापस करना होगा तो ये लाइबिलिटी सारे पार्टनर्स की होगी। तो अगर किसी थर्ड पार्टी से वो फर्म के बिहाफ पर नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में फंड बोरो कर रहा है तो उसका अधिकार है, वो बोरो कर सकता है और बाकी सारे पार्टनर्स उसके लिए लाइबल होंगे। रिसीविंग गुड्स फ्रॉम सप्लायर्स टू द फर्म ऑन क्रेडिट, क्रेडिट पर फर्म के लिए वो गुड्स को रिसीव कर सकता है किसी सप्लायर से, किसी को गुड्स को बेच भी सकता है नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में। ड्रॉइंग, एक्सेप्टिंग एंड इंडोर्सिंग निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म, फर्म के बिहाफ पर किसी निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को इंडोर्स करना, उसे एक्सेप्ट करना, उसको पे करना, ये सारी चीजें कर सकता है। प्लेजिंग गुड्स ऑफ द फर्म एज सिक्योरिटी फॉर बोरोड मनी, जो पैसा उधार लिया गया है उसके लिए वो किसी फर्म के किसी प्रॉपर्टी को प्लेस कर सकता है। लेकिन ये सारे काम आपको याद रखना है कि वो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में ही कर सकता है। यदि वो अपने लिए कर रहा है या वो अपने किसी बिजनेस या वो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में ना करके वो बिजनेस से बाहर व्यक्तिगत कैपेसिटी में अगर कुछ कर रहा है तो फर्म उसके लिए कई बार जो है लाइबल नहीं होगी। उस केस के अंदर वो पर्सनल जो पार्टनर है वही उसके लिए लाइबल होता है। ठीक है, तो फर्म के नाम पर होना जरूरी है। नेक्स्ट है, कहां कहां पर आपकी इंप्लॉयड अथॉरिटी एग्जिस्ट नहीं करती है, यानी आपके पास ये इंप्लॉयड अथॉरिटी नहीं है। ये अथॉरिटी आपको व्यवहारिक रूप से नहीं दी जाएगी। अथॉरिटी ऐसी आपको तभी मिलेगी जब रिटन फॉर्म में आपको दिया गया। तो इंप्लॉयड अथॉरिटी किन किन चीजों पर लागू नहीं होता है? जैसे एक अकेला पार्टनर कोर्ट में जाके फर्म के बिजनेस को लेकर आर्बिट्रेशन के लिए या मध्यस्थता के लिए या किसी कोर्ट में किसी डिस्प्यूट के लिए जाके मुकदमा अकेले दायर नहीं कर सकता। तो सबमिट अ डिस्प्यूट रिलेटिंग टू द बिजनेस ऑफ द फर्म टू आर्बिट्रेशन, आर्बिट्रेशन के पास फर्म के बिजनेस के संबंधित कोई डिस्प्यूट वो सबमिट नहीं कर सकता अकेले। अगर सबमिट होगा तो फर्म ही सबमिट करेगी। कंप्रोमाइज व रिलिंक्विश फुल और पार्ट ऑफ क्लेम बाय द फर्म, फर्म के ऊपर कोई या फर्म का किसी के ऊपर कोई क्लेम था, किसी थर्ड पार्टी के ऊपर कोई क्लेम था, एक पार्टनर अकेले जाके ये नहीं कह सकता है कि भैया इसको हम कंप्रोमाइज कर रहे हैं, इसको हम आपके लिए माफ कर रहे हैं। ये आपकी इंप्लॉयड अथॉरिटी नहीं है। सारे पार्टनर का उसमें कंसेंट होगा तभी वो ऐसा कर सकता है, एक अकेला पार्टनर ऐसा नहीं कर सकता है। ना ही अगर कोई पहले से मुकदमा चल रहा है फर्म के बिहाफ पर, फर्म ने किसी के ऊपर मुकदमा कर रखा है, तो ये अकेले जाके उसको विड्रॉ नहीं कर सकता है। ये इंप्लॉयड अथॉरिटी पार्टनर्स की नहीं होती कि आप अकेले जाएं और उस मुकदमे को विड्रॉ कर लें। इसके लिए सारे पार्टनर का कंसेंट होना जरूरी है अगर वो मुकदमा विड्रॉ हो रहा है तो। इनके अलावा एडमिट एनी लाइबिलिटी इन अ सूट और प्रोसीडिंग अगेंस्ट द फर्म, फर्म के अगेंस्ट आपने कोई लाइबिलिटी एडमिट कर ली या अगर आपने कोई लाइबिलिटी अगर आप एडमिट करो तो फर्म की लाइबिलिटी मानी जाएगी। तो फर्म के अगेंस्ट आप अकेले कोई लाइबिलिटी एडमिट नहीं कर सकते हैं, ये आपकी एम्प्लॉयड अथॉरिटी नहीं है। ना ही आप किसी इमूल प्रॉपर्टी को फर्म के बिहाफ पर आप एक्वायर करेंगे, ना ही किसी इमूल प्रॉपर्टी को फर्म के बिहाफ पर आप ट्रांसफर कर सकते हैं, ना ही फर्म के बिहाफ पर आप पार्टनरशिप में जा सकते हैं। अच्छा, एक बात मैं आपको ये बता दूं, सेक्शन 22 क्या कह रहा है कि पार्टनर्स के ऊपर ये एम्प्लॉयड अथॉरिटी लागू होना ना लागू होना, ये सब बातें तभी काम करती हैं जब वो फर्म के नाम पर काम करे, फर्म के बिहाफ पर काम करे। जैसे मैं अगर व्यक्तिगत कैपेसिटी में या मैं अपने पर्सनल काम के लिए कोई काम करने जा रहा हूं, जैसे मेरा कोई पर्सनल मुकदमा है तो मैं उसे विड्रॉ कर सकता हूं, मेरा कोई पर्सनल मुकदमा है तो मैं उसमें कंप्रोमाइज कर सकता हूं। तो ये बातें तभी लागू होती हैं, ये जो इंप्लॉयड अथॉरिटी पार्टनर को दी गई हैं, ये बातें तभी लागू होती हैं जब वो फर्म के बिहाफ पर काम कर रहा है, जब वो फर्म के नाम पर काम कर रहा है, जब वो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में काम कर रहा है, तो ही ये बातें जो इंप्लॉयड अथॉरिटी है पार्टनर्स के ऊपर या पार्टनर जो एक्ट कर रहा है बाकी सारे पार्टनर्स पर वो बाइंडिंग होगा। ये सब बातें तभी लागू होती हैं जब वो फर्म के लिए काम कर रहा है, वो फर्म के बिहाफ पर काम कर रहा है। अगर वो पर्सनल कोई वर्क करने जा रहा है तो ये बातें उस केस में लागू नहीं होती हैं। देखिए क्या कहा जा रहा है, सेक्शन 22 of the Indian Partnership Act 1932 adds that the act which was done by the partner to bind the firm must be done in the name of the firm or in any other manner which implies an intention to bind the firm। तो ये सब बातें जो भी फर्म पर बाइंडिंग होगी, क्योंकि एक पार्टनर अपने पार्टनरशिप फर्म का एजेंट भी होता है, तो अगर कोई पार्टनर एक्टिविटी करता है तो बाकी सारे पार्टनर पर बाइंडिंग होता है। तो ऐसा नहीं कि वो कुछ भी करेगा, अपना पर्सनल कोई काम कर रहा है, वो बिजनेस से बाहर जाके कोई काम कर रहा है तो वो भी बाइंडिंग होगा, नहीं। ये बातें तभी लागू होती हैं जब वो फर्म के बिहाफ पर कोई काम कर रहा है, नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में कोई काम कर रहा है, या कोई ऐसा काम कर रहा है जिसमें उसका इंटेंशन या ये शो हो रहा है कि वो फर्म के लिए ही काम कर रहा है, वो फर्म के नाम पर ही काम कर रहा है, तो ही ये बातें उस पर लागू होंगी। यहां तक की चर्चा एकदम से क्लियर है भैया? क्लियर है यहां तक की बातें? बहुत इत्मीनान से सुनते चलिएगा। चलिए भाई नेक्स्ट चर्चा करें। नेक्स्ट आपका पार्टनर्स अथॉरिटी इन एन इमरजेंसी, सेक्शन 21 इसकी चर्चा करता है। क्या चर्चा करता है ध्यान से समझिए। देखिए भैया, किसी भी इमरजेंसी की कंडीशन में, जैसे अगर किसी पार्टनरशिप फर्म को ऋण की आवश्यकता है,
अचानक किसी फंड की रिक्वायरमेंट है, तो सेक्शन 21 ये कहता है चूंकि पार्टनरशिप फर्म अपने पार्टनर से अलग एंटिटी नहीं होती है, वो पार्टनर के नाम से ही जानी जाती है, इसलिए सारे पार्टनर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और ये इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अगर कोई भी पार्टनरशिप फर्म, उसकी अपनी पार्टनरशिप फर्म अगर किसी इमरजेंसी की कंडीशन में उसे फंड की रिक्वायरमेंट है, तो सारे के सारे पार्टनर्स उस इमरजेंसी में उस फर्म की पूरी हेल्प करने की कोशिश करेंगे। क्लियर है? यानी वो उनकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उस इमरजेंसी सिचुएशन से उस पार्टनरशिप फर्म को कैसे निकाला जाए, और ये प्रत्येक पार्टनर की इक्वल लायबिलिटी होती है। ठीक हो गई जितनी बात? तो सेक्शन 21 ये कहता है कि किसी इमरजेंसी कंडीशन में सारे पार्टनर्स की इक्वल लायबिलिटी होती है कि उस फर्म को इमरजेंसी कंडीशन से बाहर निकाला जाए, यानी अगर उसे किसी फंड की आवश्यकता है तो ये फंड प्रोवाइड किया जाए। चलो, एज पर सेक्शन 21 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, इफ देयर इज एन इमरजेंसी, then every partner has the authority to do all such act that a person of ordinary prudence would do to protect the firm from a loss. Such act bind the firm. तो हर पार्टनर के पास ये अथॉरिटी है और एक तरीके से उनका ऑब्लिगेशन भी है कि वो उस फर्म को उस इमरजेंसी कंडीशन से बाहर निकाले, उस लॉस से उसको बाहर निकालें, और जो भी वो करेंगे वो फर्म पर बाइंडिंग होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर मान लेते हैं किसी फर्म को एक लोन की आवश्यकता है। अब इनके पास लोन क्या है भैया? ये लोन ये बैंक से भी ले सकते हैं और इनका कोई पार्टनर भी लोन दे सकता है। जैसे मान लेते हैं कि पार्टनर ए, बी, सी, डी, ये 4 पार्टनर है और फर्म को इमरजेंसी कंडीशन में लोन की आवश्यकता है, तो क्या डी अगर अलग से लोन देना चाहे तो दे सकता है? आंसर है बिल्कुल दे सकता है। तो डी की, वैसे तो इन सबकी अथॉरिटी है कि वो इस पार्टनरशिप फर्म को इस इमरजेंसी कंडीशन से बाहर निकालें, अपने अपने हिसाब से वो अपनी पूरी कोशिश करें। डी अगर चाहे तो इसको लोन दे सकता है। चलो मान लेते हैं डी ने उस इमरजेंसी कंडीशन में उस फर्म को लोन दे दिया। क्या डी को इस लोन पर कोई इंटरेस्ट मिलेगा? तो अब इसमें 2 बातें हैं। पहला, अगर पार्टनरशिप डीड में ऐसी इमरजेंसी कंडीशन में कोई पार्टनर ऋण देता है, उसके लिए कोई प्रोविजन है कि अगर ऐसी इमरजेंसी कंडीशन में पार्टनरशिप कोई लोन देता है तो उसे इतने परसेंट का ब्याज दिया जाएगा। तो अगर पार्टनरशिप डीड में कोई परसेंट लिखा हुआ है कितना ब्याज दिया जाएगा, तो उसे उतना ही ब्याज मिलेगा। लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड में ऐसा कोई क्लॉज नहीं है, ऐसी कोई चर्चा नहीं की गई है, तो पार्टनरशिप एक्ट के अनुसार उस पार्टनर को 6% का इंटरेस्ट, ये फिक्स्ड है, उस केस में 6% का इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट के रूप में, सिंपल इंटरेस्ट एनुअली कैलकुलेट किया जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट के रूप में उसे दिया जाएगा। अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा है कि भाई इतना इंटरेस्ट मिलेगा ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन में, अगर आपने कंपनी को ऋण दिया है, पार्टनरशिप फर्म को ऋण दिया, तब तो फिर उतना इंटरेस्ट मिलेगा। नहीं लिखा है तो फिक्स है 6%, इसको याद रखिएगा, और ये 6% सिंपल इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग दिया जाता है। तो इमरजेंसी कंडीशन में सेक्शन 21 ये कहता है कि प्रत्येक पार्टनर की अथॉरिटी होती है कि वो पार्टनरशिप फर्म को लॉस से बाहर निकाले, जो कुछ उससे हो सकता है वो पूरा वो काम करे जिससे पार्टनरशिप फर्म बाहर आ सकती है। क्लियर हो गई इतनी बात? लोन देने की कंडीशन में हम लोगों ने देख लिया। अब है द डॉक्ट्रिन ऑफ होल्डिंग आउट। देखिए भैया, 2 बातें हम पढ़ते हैं पार्टनरशिप फर्म में, एक है होल्डिंग आउट पार्टनर, दूसरा है स्टॉपेल आउट पार्टनर। अब क्या होता है होल्डिंग आउट और स्टॉपेल पार्टनर में? स्टॉपेल आउट का मतलब क्या होता है? देखिए पहले स्टॉपेल को समझ लेते हैं। स्टॉपेल का मतलब, जहां कहीं भी स्टॉपेल का मतलब आ गया है, स्टॉपेल शब्द आ गया है, वहां स्टॉपेल का मतलब होता है कंडक्ट, व्यवहार। जैसे ध्यान से समझिएगा, जैसे मान लेते हैं कि कोई एक पार्टनर है जो अपने व्यवहार से ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि मैं इस फर्म का पार्टनर हूं। वास्तव में वो पार्टनर नहीं है, वो खाली दिखा रहा है वो है नहीं पार्टनर, वो फर्म के बाहर का व्यक्ति है, वो फर्म का पार्टनर नहीं है, लेकिन वो अपने व्यवहार से दिखा रहा है। जैसे मीटिंग हो रही तो जाके बैठ जा रहा है, कहीं कोई साइन करना है तो साइन कर दे रहा है। वो अपने व्यवहार से ये अभिव्यक्त कर रहा है कि वो पार्टनर है। वो पार्टनर है नहीं, इसको कहते हैं स्टॉपेल आउट। यानी अपने कंडक्ट से आपने ये बताने की कोशिश की है कि आप पार्टनर हो। पार्टनर होल्डिंग आउट क्या कहलाता है? होल्डिंग आउट का मतलब यह है कि जहां पर स्टॉपेल आउट में आप अपने कंडक्ट से रिप्रेजेंट कर रहे हो, लेकिन होल्डिंग आउट का मतलब है यदि कहीं पार्टनर्स आपको एक पार्टनर के रूप में बता रहे हैं और आप पार्टनर हैं, आपने मना नहीं किया। जैसे एग्जांपल के तौर पर होल्डिंग आउट का एक बढ़िया एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। जैसे मान लेते हैं कॉलेज के 4 स्टूडेंट हैं जिन्होंने पार्टनरशिप फर्म में स्टेशनरी का एक बिजनेस शुरू किया कि हम स्टेशनरी जो है लाएंगे और बेचेंगे स्टेशनरी कॉलेज के लिए, ये कॉलेज की स्टेशनरी हम प्रिंट करेंगे। अब वो स्टूडेंट है, स्टूडेंट पर भरोसा कम लोग कर पा रहे हैं, तो उन्होंने एक अध्यापक से बात की। उन्होंने कहा कि सर ऐसा है, आप आ जाइएगा और हमारा जब इनॉग्रेशन होगा, सर आप टीचर हैं, लोग आप पर विश्वास करते हैं, आप आ जाइएगा, आप हमारे साथ में खड़े रहिएगा। हम अगर बोलेंगे कि सर भी हमारे साथ हैं तो बस सर आप मना मत करिएगा, कुछ कहिएगा मत, ताकि लोगों को लगे हाँ कि एक विश्वसनीय आदमी इनके साथ है। तो मास्टर साहब चले गए उस इनॉग्रेशन में, उस किताब की दुकान के इनॉग्रेशन में, उस स्टेशनरी बिजनेस के इनॉग्रेशन में वो चले गए। अब वहाँ जो है जितने स्टूडेंट हैं जो भी आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये सर भी हमारे साथ हैं।
हम देखो ये बिजनेस शुरू करें, सर भी हमारे साथ, और सर ने कुछ मना नहीं किया, सर शांत होकर सुनते रहे, सर ने कोई विरोध नहीं ऐसा दर्ज नहीं किया कि हम इनके पार्टनर हैं। अब सर चूंकि रेपुटेड व्यक्ति हैं, एक ऑनरेबल व्यक्ति हैं, उन पर विश्वास करके किसी थर्ड पार्टी ने उसने बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कर दिया। ठीक है, ये इसीलिए किया जाता है ताकि बिजनेस में इन्वेस्टमेंट किया जा सके या विश्वास बना रहे। बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कर दिया, अब मान लो अगर कल को उस बिजनेस में कोई लॉस होता है, डैमेज होता है, मतलब या किसी पार्टनर के एक्ट से थर्ड पार्टी को कोई नुकसान होता है, क्या थर्ड पार्टी इस मास्टर साहब को कह सकते हैं भैया आप हमारा पेमेंट करिए, क्या मास्टर साहब की कोई लायबिलिटी बनती है? तो आंसर है हाँ। स्टॉपेल आउट के केस में भी और होल्डिंग आउट के केस में भी लायबिलिटी पूरी पूरी बनती है, अनलिमिटेड लायबिलिटी बनती है। लेकिन इन दोनों को ही ना तो प्रॉफिट में कोई शेयर मिलता है, ना ही अपना कोई शेयर बिजनेस में लगाते हैं। तो स्टॉपेल का मतलब होता है कि आप अपने कंडक्ट से ये शो कर रहे हैं कि आप पार्टनर है, जबकि आप पार्टनर है नहीं। क्लियर है? जैसे आप मीटिंग हो रही है, आप पहुंच गए, कहीं पर सिग्नेचर करना आप पहुंच गए, है ना, आपने कहा हाँ 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 कर दो हम भी तो इसमें पार्टनर के तौर पर हैं, आप पार्टनर है नहीं, आप अपने कंडक्ट से, अपने व्यवहार से बता रहे हैं कि आप पार्टनर हैं। जबकि होल्डिंग आउट ये कहता है कि आपको जब पार्टनर के रूप में दिखाया जा रहा था तो आपने वहां पर कुछ मना नहीं किया, कोई विरोध दर्ज नहीं किया, लेकिन उस केस में अगर थर्ड पार्टी को उस पार्टनरशिप फर्म के किसी कंडक्ट से कोई नुकसान होता है तो लायबिलिटी आपकी होगी। कल को उस फर्म के ऊपर कोई लोन बनता है तो भी होल्डिंग आउट पार्टनर की अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है, क्योंकि उसने अपने पार्टनर की तरह अपने आप को प्रेजेंट करवाया है। देखिए, एवरी पार्टनर इज लाइबल फॉर ऑल एक्ट ऑफ द फर्म डन व्हाइल ही इज अ पार्टनर। सामान्य तौर पर प्रत्येक पार्टनर की लायबिलिटी होती है, जो भी पार्टनर काम करेंगे दूसरे के ऊपर भी वो बाइंडिंग होता है। देयरफॉर जनरली अ पर्सन हु इज नॉट अ पार्टनर इन द फर्म कैन नॉट बी मेड लाइबल फॉर एन एक्ट ऑफ द फर्म। सामान्य तौर पर हर पार्टनर की लायबिलिटी होती है और सामान्य तौर पर किसी थर्ड पर्सन को कोई पार्टनर लाइबल नहीं बना सकता। किंतु इन सर्टेन केसेस, लेकिन कुछ केसेस में, अ पर्सन हु इज नॉट अ पार्टनर इन द फर्म मे बी डीम्ड टू बी अ पार्टनर फॉर द पर्पस ऑफ हिज लायबिलिटी टुवर्ड्स अ थर्ड पार्टी। लेकिन कुछ केसेस में एक थर्ड पर्सन को उस पार्टनरशिप फर्म के लिए लाइबल बनाया जा सकता है, और ये कौन सी कंडीशन है? डॉक्ट्रिन ऑफ होल्डिंग आउट में जो पार्टनर आते हैं। ठीक है जी। द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी ऑफ सच अ पर्सन इज नॉट दैट ही वाज हिमसेल्फ अ पार्टनर और वाज शेयरिंग हिज प्रॉफिट और वाज टेकिंग पार्ट इन द मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस, बट द बेसिस इज द एप्लीकेशन ऑफ द लॉ ऑफ एस्टोपेल बिकॉज ऑफ विच ही इज हेल्ड आउट ऑफ द बी पार्टनर और इज डीम्ड टू बी अ पार्टनर बाय द होल्डिंग आउट। वो इसलिए नहीं यहां पर लाइबल बनाया जा रहा है कि उसने कोई बिजनेस में शेयर दिया है, मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कर रहा, नहीं भैया। आपको एक पार्टनर के तौर पर प्रेजेंट किया गया है, आपने थर्ड पार्टी के सामने आपको पार्टनर के तौर पर आपको प्रेजेंट किया गया, भले ही आप पार्टनर नहीं और आपने उस समय कोई विरोध दर्ज नहीं किया है तो आपकी लायबिलिटी बनेगी। मैं फिर से होल्डिंग आउट पार्टनर में और स्टॉपेल में अंतर आपको बता दे रहा हूं। स्टॉपेल का मतलब होता है कंडक्ट। अगर आपने अपने व्यवहार से ये दूसरों के सामने प्रेजेंट किया है कि आप इस फर्म के पार्टनर है, बल्कि आप एक्चुअल में कोई पार्टनर नहीं है। जबकि होल्डिंग आउट का मतलब होता है कि आपको पार्टनर के रूप में प्रेजेंट किया जा रहा था, होल्डिंग आउट में आपको प्रेजेंट किया जा रहा है, लेकिन आपने खुद कोई विरोध दर्ज नहीं किया, आपने नहीं कहा कि मैं इस फर्म में पार्टनर नहीं हूं। जैसे मैंने भी एग्जांपल दिया कि बच्चों ने किताब की दुकान खोलते समय कहा कि मास्टर साहब भी तो हमारे साथ हैं, ये भी हमारे साथ काम कर रहे हैं, ये भी हैं इसमें, ऐसी कोई डरने वाली बात नहीं है। तो ऐसे केस में वो पार्टनर होल्डिंग आउट कहलाते हैं। ठीक हो गई जितनी बात। तो मुझे उम्मीद है ये सारी चर्चा आप लोगों को एकदम विधिवत तरीके से समझ में आ गई होगी कि होल्डिंग आउट का क्या मतलब होता है, स्टॉपेल का क्या मतलब होता है और पार्टनर्स का थर्ड पार्टी के साथ क्या रिलेशनशिप होता है। ठीक है जितनी बात। तो आज के लिए इतनी ही चर्चा रखते हैं। नेक्स्ट मुलाकात में अभी हमारी कुछ और भी चर्चा होनी है। मॉड्यूल डी में अभी बहुत सारे टॉपिक आपके बचे हुए हैं जिन पर मेरी आपसे बातचीत होगी। आज के लिए इतनी ही चर्चा रखते हैं। बाकी इन विषयों पर, इन सारी क्लासेस पर मैं आपको, इन सारे महापैक्स पर, इंडिविजुअल बैचेस पर आपको लगातार इंफॉर्मेशन देता रहता हूं। अपने जो इलेक्टिव पेपर है उनका चयन कर लीजिए बहुत इत्मीनान से, बुद्धिमानी से। मैं जल्दी ही आपके लिए एक सेशन लेके आने वाला हूं कि इलेक्टिव पेपर को कैसे चुना जाए। आपके रजिस्ट्रेशन के पहले पहले ही मैं आपके साथ इस पर एक चर्चा करूंगा, ताकि आपको अपने इलेक्टिव पेपर को चुनने में किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक हो गई जितनी बात। चलिए फिर आज के लिए इतनी ही चर्चा रखते हैं। कुछ भी और आप मुझसे जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, इस क्यूआर कोड को स्कैन करके आप इस टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, या टेलीग्राम पर सिंपली सर्च करें आशीष सर JIB CIB एग्जाम्स। आप इस माध्यम से भी मुझसे जुड़ सकते हैं। ठीक है जी। चलिए आज के लिए इतनी चर्चा रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट।